एक वो सीन है जब आप मार रहे होते हैं कि मेरे ही गार्डन में तुमने ये हथियार गाड़ दिए और एकदम आप शांत खड़े हो जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली उस सीन की बात आप जो कर रहे हो, वो जब मैं शांत हो जाता हूँ, एक्चुअली मेरी कमर से एक आवाज आई, कट की, कट। और मुझे लगा कि कमर टूट गई, एकदम कुछ आवाज आ गई और मैं अनबिलीवेबल पेन अंदर शुरू हो गई और मुझे पता था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो फर्स्ट टेक याद है आपको अपना जीवन का, जो कैमरे के सामने आप आए होंगे पहली बार? तो जब मेरा पहला टेक था तो शायद मैं अमिताभ बच्चन ही बन के आया था कि अरे क्या तुम। क्योंकि आप कहते भी ना मैं उस समय बहुत खराब एक्टर था, अब हो गए अच्छे एक्टर। मुझे तो अभी भी खराब ही लग रहा हूँ। कटरीना एंड प्रियंका को मैंने काफी नजदीक से देखा है। मैंने इनको इतनी मेहनत करते हुए देखा है, ये इतना अटेंशन टू डिटेल में काम करती हैं। 1,30,000 रुपए लेके उस समय, मतलब कमाल है। मुझे बहुत मजा आता है जब आप ऐसे जर्नलिस्ट के साथ बात करते हैं जो आपकी जिंदगी के बारे में प्रिपेयर करके आए हैं। कश्मीर जाते हैं अभी? बीइंग ए कश्मीरी पंडित, हमने कुछ ज्यादा ही देखा है। जब आपको कोई चीज आपसे छीन ली जाती है, उस चीज से आपको बहुत अजीब सी मोहब्बत होती है। हुआ वो सब 89 के आसपास। उसके बाद आप लोग कहाँ आ गए रहने के लिए? माइग्रेशन हुई थी, मास माइग्रेशन जो हमारी हुई थी 89-90 में। बहुत सारे लोग जम्मू आए थे, 90% लोग, 10% फिर दिल्ली भी गए थे इधर उधर। मुझे कभी कभी लगता है यार मैं तमिलनाडु में क्यों नहीं पैदा हुआ, तेलुगु में क्यों नहीं हुआ, हैदराबाद में क्यों नहीं हुआ। कम से कम वहां भी एक तेलुगु पिक्चर बनती, तमिल पिक्चर बनती। बट आई एम थैंकफुल, मैं कश्मीर से जो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है, नाम है ब्लैक वारंट। इसमें एक एक्टर हैं राहुल भट्ट, उनसे मेरी एक जुड़ी याद है। मैं अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले उनको बता रहा था। सबसे पहले मैंने उनकी फ़िल्म देखी अगली, उसके बाद मैंने 2022 में उनकी एक फ़िल्म देखी चक्की, बहुत सुंदर फिल्म है, ना देखी हो तो आप देखिएगा उस फिल्म को, उसका मैंने रिव्यू किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि नई पड़ोसन मैंने देखी थी एक बहुत साल पहले फ़िल्म, जब सीडी प्लेयर का ज़माना हुआ करता था। उसमें जो शख्स था वो राहुल भट्ट ही हैं। कैसे हैं राहुल जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है? अब तो बहुत सारे फ़ोन आ रहे होंगे तोमर साहब को। हाँ, ये बात तो सच है कि काफी जमाने बाद अब लाइफ में फिर वापस ऐसा लगता है कि एक जो अर्लियर सक्सेस थी, हीना शो किया था मैंने, मैं 19 साल का था तब। तो अब वापस कुछ ऐसा इतनी रिएक्शन आ रही है लोगों की, तो बहुत मजा आ रहा है। किसका इसका फ़ोन आया अभी जिनका जिक्र कर सकें आप? नहीं, कई लोगों का। मनोज वाजपेयी जी ने बात की मुझसे, उनको बहुत अच्छा लगा। कई दूसरे एक्टरों ने जो मुझे लगता है कि जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने फोन करके बधाई दी और अच्छा लगा। और कई इंडस्ट्री के कुछ बहुत अच्छे बड़े लोगों ने फोन करके, राजकुमार संतोषी जी ने, रमेश तौरानी जी ने, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने फोन करके बहुत बधाई दी और उनको बहुत अच्छा लगा। तो एक अच्छा लगता है कि जब आपके खास तौर पे जो जिन एक्टरों से आप मोहब्बत करते हैं, जिनका काम आपको अच्छा लगता है, वो आपको आपके काम की सराहना करे, आपको फोन करके आपको बधाई दे। इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स ऐसे जिनको आप बहुत मानते हैं, जिनसे आप जिनके आप फैन हैं, वो आपको फोन करके बधाई दे और आपके काम की सराहना करे, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब ब्लैक वारंट स्क्रिप्ट आई थी आपके पास, सत्यांशु ने लिखी होगी या विक्रम लेके आए होंगे, जैसा रहा हो, तो फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस रहा? कैसे रोल के लिए तैयारी कैसे की? क्या जेल गए और मिले लोगों से? कैसा रहा? मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने ब्लैक वॉरेंट स्क्रिप्ट पढ़ी भी थी, तो मुझे अच्छी लगी थी स्क्रिप्ट। लेकिन मुझे इतना ये इतना लोग पसंद करेंगे और इसको ये ऐसे फिर टर्न आउट हो जाएगी, ये मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन उसी को डायरेक्शन कहते हैं, इसीलिए विक्रम मोटवानी कमाल के डायरेक्टर हैं। उनका जो विजन है वो इतना ब्रॉड है और इतना कमाल का विजन है कि आदमी हैरान हो जाता है जब आप लास्ट में देखते हो कि वाह क्या बात है, क्या क्या निकल के आई है चीज। तो इसमें काम करने में बहुत मजा आया। बहुत अच्छे को एक्टर्स थे, बड़ा ब्रिलियंट डायरेक्टर था, कमाल का सिनेमाटोग्राफर है हमारे। प्रोडक्शन डिजाइन एकदम
माइंड ब्लोइंग था इस शो का। अच्छा, ये सब सेट पे शूट हुआ है, ये जितना कुछ हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हमने सेट बनाया था, यहाँ बॉम्बे में सेट लगा था ये तिहाड़ के इंटीरियर का। हाँ हाँ। और आउटडोर हमने भोपाल में किया, असली हाँ जेल में। अभी मतलब वो जेल बंद है, उसमें हाँ। हमने आउटडोर किया। अच्छा, तो कैसे तैयारी कैसे की इस रोल के लिए? क्योंकि मतलब मैं ना, फिल्म एक होता है कि ना एक्टिंग अच्छी करते हैं आप, नो डाउट आपने अच्छी एक्टिंग की, या सब ने अच्छी एक्टिंग की, चाहे वो जहान ने हो या जिसने भी, जो रहे उसमें सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की आपका। लेकिन ना मैंने ये लिखा भी था जब मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आपका ना स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अलग है, बहुत कमाल। एक होता है ना निकर, अलग ही लग रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि, ऐसा लग नहीं रहा है कि उसमें राहुल भट्ट हैं। हम लोगों ने बहुत अलग से बहुत कुछ देखा, एकदम लगता है कि वो कोई वैसा ही जेलर होगा, डीएसपी तोमर ही हैं वो। इसकी तैयारी क्या रही, प्रोसेस क्या रहा, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग प्रोसेस होता है। कोई बार बार स्क्रिप्ट पढ़ता है, कोई उस तरह के लोगों को देखता है, फिल्में देखता है या उन लोगों से मिलता है कुछ। आपका कैसा रहा? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। आपको इतना अच्छा लगा। आप, क्या है कि ये ये जो कैरेक्टर है डीएसपी तोमर का, ये तो इमेजिनरी कैरेक्टर था, ये किताब में नहीं हाँ हाँ लिखा। हाँ। इसको राइटर्स ने और विक्रम ने क्रिएट किया है। तो एक तो मैं कहीं बंधा हुआ नहीं था कि मुझे कुछ इस दरमियान इसके अंतर्गत कुछ काम करना पड़ेगा। तो फ्रीडम थी बहुत। और मैं पर्टिकुलरली मैंने ये तय किया था कि वो शायद अनुभव से भी आता है। अब बहुत साल हो गए एक्टिंग करते हुए, और मैं एक्टिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और बहुत साल बिताए हैं, दिए हैं इस क्राफ्ट। तो एक फिर अनुभव भी, एक एक्टर का पर्सनल एक अनुभव भी होता है जो काम आता है। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ इसमें थोड़ा सा फ्लिप कर दूंगा, हर सीन थोड़ा सा अलग करूंगा, थोड़ा इसमें अनप्रिडिक्टेबल रहूंगा कि कब ये हंसेगा, कब डांटेगा, कब सीधी लाइन बोलेगा, कब कह के निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रखता हूँ, तो शायद वो लोगों को पसंद आया। हाँ, शायद अनप्रेडिक्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं तो ना, एक वो सीन है जब आप मार रहे होते हैं कि मेरे ही गार्डन में तुमने ये हथियार गाड़ दिए, और एकदम आप शांत खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद अचानक से दोबारा उठते हैं और मारने जाते हैं ना। तो वो एक तरह की वही वैसा ही नहीं, है जो आप। वो क्या हुआ था एक्चुअली वो डिसाइडेड नहीं था। अच्छा। वो, हालांकि कोई भी सीन मैंने इसमें प्री कंसीव नहीं किया है, वो तो सीन बनते बनते जो भी सीन करते वक्त हुआ वो हो गया। लेकिन पर्टिकुलरली उस सीन की बात आप जो कर रहे हो, वो जब मैं शांत हो जाता हूँ, एक्चुअली मेरी कमर से एक आवाज आई, कट की, कट। और मुझे लगा कि कमर टूट गई, हाँ। एकदम कुछ आवाज आ गई, और मैं अनबिलीवेबल पेन अंदर शुरू हो गई, और मुझे पता था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। तो कट नहीं बोल रहा था डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ने कट नहीं बोला, तो मैंने कहा रुको एक्चुअली एक्चुअली मैं बोल रहा था रुक जाओ, मुझे मत पकड़ो, अच्छा, मेरी कमर। ओके। रुक गया, वो सब रुक गए। डायरेक्टर ने कट नहीं बोला, तो मैंने उस मोमेंट को फिर आगे यूज किया। अच्छा, फिर ओके। मैं उठा, मुझे लगा था ये मेरा लास्ट टेक होगा, इसके बाद मैं टेक नहीं दे पाऊंगा, हाँ इसलिए लेट मी गिव इट अप। कमर गई है, जो गया वो गया है, शो मस्ट गो ऑन कहते हैं ना। तो मैं फिर उठा और उसको और आगे किया, और वो बहुत अच्छा लगा लोगों को, और डायरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए शायद उन्होंने रखा भी इसमें। हाँ, मतलब वो याद रह गया ना वो, हाँ, अदरवाइज हाँ जी, हाँ जी। जो वो चीज़ याद ब्लेसिंग इन रहेगी। डिस्गाइज थी। मुझे लगता है भगवान ने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी वहां पे, उस सीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भगवान ने बहुत हेल्प की। थोड़ी कमर कट आवाज दे दी, एंड सडनली इट फ्लिप्ड। अच्छा, आप कह रहे ना कि ये लास्ट टेक हो सकता था, आपको ऐसा लगा कि मेरा लास्ट टेक है, अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट टेक याद है आपको अपना जीवन का, जो कैमरे के सामने आप आए होंगे पहली बार? मत पूछिए, वो तो घटना ही मैं भूलना चाहता हूँ। जब जिंदगी में आप पहली बार एक्टिंग करते हो कैमरा के सामने। देखिए क्या है कि मैं कश्मीर से आया हूँ, हमारे हमारे अंदर एक बच्चन है,
हमारे ब्लड में, क्योंकि अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देख देख के हम बड़े हुए हैं। वही मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, और खुश तो आज बहुत होंगे तुम, ये सब कर करके हम अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझने लग गए थे। तो जब मेरा पहला टेक था तो शायद मैं अमिताभ बच्चन ही बन के आया था कि अरे क्या तुम। सो आई वांट टू फॉरगेट अबाउट दैट। क्योंकि आप कहते भी ना, मैं उस समय बहुत खराब एक्टर था, अब हो गए अच्छे एक्टर। पता नहीं, मुझे तो अभी भी खराब ही लग रहा हूँ। मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि अभी वो क्या कहते हैं कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता ये है क्या। होता है क्या कश्मीर जाते हैं अभी, इधर हाल मैं जाता फिलहाल गए? हूँ, कश्मीर में जाता हूँ क्योंकि कश्मीर से बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, और बीइंग ए कश्मीरी पंडित हमने कुछ ज्यादा ही देखा है। जब आपको कोई चीज आपसे छीन ली जाती है तो उस चीज से आपको बहुत अजीब सी मोहब्बत होती है। तो मैं जाता रहता हूँ कश्मीर। तो उसके बाद फिर कहाँ, जब मतलब वो हुआ वो सब 89 के आसपास, उसके बाद आप लोग कहाँ आ गए रहने के लिए? फिर हम जम्मू आए, जैसे कि सारे लोग माइग्रेट करके, माइग्रेशन हुई थी, मास माइग्रेशन जो हमारी हुई थी 89 90 में। बहुत सारे लोग जम्मू आए थे, 90% लोग, 10% फिर दिल्ली भी गए थे इधर उधर। मैं फिर एक साल जम्मू में रह के, एक डेढ़ 2 साल रहा, और 2 साल के बाद मैं मुंबई आ गया। तो मुझे लगता है ये मेरी कर्म भूमि है, ये मुंबई जो है यही है मेरी माँ। 1,30,000 रुपये लेके उस समय, मतलब कमाल है। हाँ जी, हाँ जी, आपको आपको मैं पता तो है, मतलब, मैं मतलब बहुत, आपको मैं बहुत सराहना देना चाहता हूँ कि आपने पूरा रिसर्च इतना, मतलब मुझे बहुत मजा आता है जब आप ऐसे जर्नलिस्ट के साथ बात करते हैं जिन जो आपकी जिंदगी के बारे में प्रिपेयर करके आए हैं आपके साथ सवाल। तो आपको मैं ये जरूर इधर, आई वॉन्ट टू गिव यू दिस कॉम्प्लीमेंट। मतलब मैंने ना, मैं उस दिन आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि इतनी अच्छी आप कश्मीरी बोल रहे थे, इतनी हाँ अच्छी जी, कश्मीरी बोल रहे थे। वो एंड में आपने, आप सबको ईद की बधाई दे रहे थे, पता नहीं वो 1 1.5 साल पहले का इंटरव्यू, मुझे नहीं याद है किस चैनल का था। बहुत हाँ सुंदर कश्मीरी बोल रहे थे आप उसमें, ईद की बधाई दे रहे थे सबको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कश्मीर तो मैं बहुत फ्लुएंट बोल लेता हूँ, बहुत फ्लुएंट बोलता हूँ। मगर और मुझे सिर्फ ये तकलीफ होती है कि कश्मीर में हमारी इंडस्ट्री नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है यार मैं तमिलनाडु में क्यों नहीं पैदा हुआ, तेलुगु में क्यों नहीं हुआ, हैदराबाद में क्यों नहीं हुआ, कम से कम वहां भी एक तेलुगु पिक्चर बनती, तमिल पिक्चर बनती। बट आई एम थैंकफुल, मैं कश्मीर में, कश्मीर से जो कश्मीर कश्मीर है, उसको कहते हैं पैराडाइज जिसको कहते हैं, वो वाकई में हेवन है। लेकिन ये मुझे जरूर तकलीफ रहती है कि हमारी कश्मीर में कोई लोकल भाषा में हमारी कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है वहाँ। मतलब कुछ ऐसा फिल्में नहीं बनती। और ये मेरी एक चाहत है अंदर की कि मैं एक कश्मीरी फिल्म, एक कश्मीरी लैंग्वेज में बनाऊं। मैं अच्छा, एक कश्मीरी फिल्म में काम करूं। क्या बात और है, अब नेटफ्लिक्स है तो मैं इनके पास जाऊंगा। आप तो आजकल सबटाइटल में सब हो जाता है। इंतज़ार करेंगे हम लोग भी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मेरी एक बड़ी जिज्ञासा थी आपसे। मैं जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो एक तो ये पता चला कि 1,30,000 रुपये आप लेके आए, फिर उसको आपने 3 4 महीनों में ख़त्म कर दिया। फिर वो हाँ जी, पूरा आप बताते हैं, वो वहाँ आइसक्रीम खाने तक के पैसे नहीं थे आपके पास। फिर आप वो हाँ जी, कोरियोग्राफर, वहाँ बतौर कोरियोग्राफर गए, आपको बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिल गया। फिर मिस्टर इंडिया के लिए आपने फॉर्म भरा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मिस्टर इंडिया का फॉर्म भरने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, रजिस्ट्रेशन की फीस? वो उस टाइम पे हेमंत त्रिवेदी बहुत बड़े डिजाइनर थे। वो जज कर रहे थे। जिस जिस जो मैं एक एमएनएम कॉलेज था शायद, हाँ, एम बांद्रा में जो कॉलेज है, आई थिंक एनएम और एनएम समथिंग। मीठी तो बाई शायद, क्या? उन्होंने बोला मुझे, मैं खड़ा था वहां पे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम कोरियोग्राफर लग रहे हो, मॉडल तो लग ही रहे हो। मैं टाइट टी शर्ट पहन के खड़ा था वहां पे, वो जो आते हैं ना नए लड़के बॉडी बिल्डिंग करके टाइट टी शर्ट पहन के, मैं खड़ा था बांद्रा के आइसक्रीम पार्लर के बाहर। तो देख रहा था आइसक्रीम, पीछे से उसने टैप के बोला आप मॉडल हो, मैंने कहा हाँ। बोला आप कोरियोग्राफर बनोगे, हमारे कुछ इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है बॉम्बे में जो कि काफी सीरियस होता है। मैंने कहा हाँ हाँ बन लेंगे। तो मैं वापस वो पीएमजीपी कॉलोनी अंधेरी ईस्ट में रहता था मैं, वहां पे अनुराग कश्यप भी रहते थे, सारे बड़े, बहुत सारे एक्टर्स एनएसडी के, और अब वो बहुत बड़े नाम बन चुके हैं सारे।
वो बहुत रहते थे वहां पे। तो मैं गया पूछने सबसे कि भाई ये कोरियोग्राफी क्या होता है, ये फैशन शो क्या, किसी को पता ही नहीं था। आप मानिए, आप यकीन कीजिए मेरा, किसी को पता ही नहीं था कि ये रैंप शो क्या होता है, कैसे करते हैं। तो एक आदमी मुझे मिला, बोला कुछ नहीं करते, ऐसे चलते हैं, पलटते हैं, वापस आते हैं। मैं बोला क्यों? चलते हैं पलटते हैं मतलब कुछ करते नहीं है? आई एम श्योर कुछ करते होंगे यार। मतलब कुछ नहीं करते, चलते हैं पलटते हैं वापस आते हैं। तो मैं चला गया, मैंने चलवाया सबको, चलो पलटो वापस आ जाओ। और उधर ही वो कॉलेज में ही कुछ लड़कियां थी जो ऑलरेडी सुपर मॉडल थी, और जो काम, वो मुझे देखकर बोले, हमने आपको देखा नहीं कहीं, आप कौन है? मैंने हाँ हाँ, आपने देखा नहीं होगा, मैं बहुत कर रहा हूँ, बाहर बहुत किया हूँ। तो वो इंटर कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट आ गया मैं, बेस्ट कोरियोग्राफी मिल गई। तो वहां अवार्ड दे रहे थे हेमंत त्रिवेदी, वो उस टाइम के बहुत बड़े डिजाइनर थे हिंदुस्तान के, बहुत बड़े कोरियोग्राफर और डिजाइनर थे, फैशन फैशन वर्ल्ड के बहुत बड़े नाम थे। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा तुम कोरियोग्राफर हो? अवार्ड देते वक्त, तुम कोरियोग्राफर हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो मॉडल हूँ, प्लीज मुझे मॉडलिंग कराइए। तो उन्होंने कहा तुम मॉडलिंग करो यार, तुम मिस्टर इंडिया में आ जाओ, हालांकि तुम लेट हो, लेकिन मैं तुम्हारी एंट्री करा दूंगा। बस फिर एक हफ्ते के बाद मैं कोलकाता में मिस्टर इंडिया कंपटीशन में मैं था, और फिर उसके बाद मैं बेस्ट फेस वहां मैंने जीत लिया अवार्ड। और उसके बाद मॉडलिंग शुरू हो गई, फिर सारे रैंप शो, सारे टॉप कोरियोग्राफर्स के साथ सुपर मॉडल बन गया फिर इंडिया का। और फिर वो सब सारे ब्रांड्स सारे लॉन्च किए मैंने, जितने भी, कोलगेट से लेके जितना स्प्राइट, ये वो सब जितने भी थे, ब्रीज सोप वगैरह, सब उसके बाद हीना हो गया, फिर एक जर्नी शुरू हो गई। हाँ, फिर देखिए हिना बस हो गया, फिर उसके बाद फिल्म हुई आपकी, जो लॉन्च वॉन्च बहुत तगड़ा लॉन्च था। चलिए, खैर मेरे पास बहुत, मैं वक्त की कमी है क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने बहुत कम वक्त दिया है। मैं चाहता हूँ थोड़ा लंबी बातचीत करें आपसे किसी रोज़। तो मैं अब यहाँ पे ख़त्म करूँगा हाँ जी। क्योंकि 15 मिनट का वक्त दिया था। बस मैं एक एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब सब एक्टर्स के बारे में पूछते हैं आपसे कि इनके साथ काम किया आपने, कैसा लगा कैसा लगा। मेरा एक सवाल है ना, दरअसल मैं प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ को लेके बड़ा वो रहता हूँ। आपने उनके साथ उनको करीब से देखा है। प्रियंका मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं, पहले की अलग बात है, अब वो जैसे जैसे एक्टिंग कर रही हैं अब तो अलग स्टार हो गई हैं। और कटरीना के बारे में भी मैंने सुना है कि बहुत मेहनती हैं वो। आपका उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? दोनों के साथ अलग अलग बताइएगा उसके बाद। देखिए, जो ये जितने आप कटरीना है या प्रियंका है, ये जब ऑन टॉप ऑफ देयर गेम रही है लाइफ में, मतलब दे हैव बीन ऑन टॉप ऑफ दे हैव सीन, वहां पहुंचना एक बात होती है, मगर वहां रहना काफी देर तक, उसके लिए वो कोई, इट्स नो मीन फीट उसको कहते हैं ना, वो कोई मतलब मजाक की बात नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं है। वहां तक पहुंचना शायद आपको एक किस्मत पहुंचा दे, एक पिक्चर हिट हो जाए और आप पहुंच गए, मगर वहां मेंटेन करना अपने आप को और उधर रहना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये दोनों, कटरीना एंड प्रियंका को मैंने काफी नजदीक से देखा है। मैंने इनको इतनी मेहनत करते हुए देखा है, ये इतना अटेंशन टू डिटेल में काम करती हैं। देखिए, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, ये सब इट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट वहां पहुंचना, इतना बड़ा स्टार बनना और बाहर से आना, कोई ये नहीं कि कटरीना भी बाहर से आई है, वो फिल्म इंडस्ट्री से उनका कुछ लेना देना नहीं था, और प्रियंका भी बाहर से आई हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं था, और कैसे यहाँ आके इतना बड़ा करियर बनाना, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। ये दोनों बहुत ही मेहनती लड़कियां हैं और अनबिलीवेबल है। और मुझे लगता है कि अभी भी, अब पता नहीं ये क्या करेंगी लाइफ में, इससे बड़ा करेंगी कुछ, मुझे ऐसा लगता है। कटरीना भी करेगी, वो प्रियंका तो कर ही रही है, मुझे लगता है कि कटरीना भी कुछ कमाल करेगी अब। बिकॉज जैसे आप, आपका जो टाइम बीतता है, आपकी एक एक्सपीरियंस आती है, और वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो जैसे आप मच्योर होते जाते हो लाइफ में, वो बहुत काम आएंगी। आई थिंक दैट, इट्स अनबिलीवेबल व्हाट कटरीना हैज आल्सो अचीव्ड इन हर लाइफ। कोई कमाल की बात है। अब क्या आगे क्या काम आ रहा है आपका? कुछ है जो बता सकें, जो बात करने लायक हो?
नहीं, अभी तो खैर मैं ब्लैक वारंट पे ही ज्यादा फोकस रखना चाहता हूँ। मेरी कुछ चीजें आ रही हैं, सुधीर मिश्रा जी के साथ कुछ मैं कर रहा हूँ, वो आ रहा है। कश्मीर में जिसकी शूटिंग करने गए थे आप? मैं वो सुधीर जी की ही एक, हाँ, अभी खैर वो बात उसी नहीं कर सकता। इंटरव्यू में जिक्र था जिसमें आप कश्मीरी बोल रहे थे कि मैं अच्छा यहाँ अच्छा। आया हूँ, मैं एक सुधीर मिश्रा की फिल्म शूट करने आया हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी आएगी। अभी वो बनी रही है, आएगी आएगी, उस बारे में बात करेंगे। और कैनेडी लेकिन कब फिलहाल आएगी? मैं आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ब्लैक वॉरेंट। मुझे लगता है कैनेडी, कि कैनेडी कब आएगी कैनेडी? कैनेडी भी, अब मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ अभी कुछ प्रेस स्टेटमेंट दी है, वो भी इस साल स्लेट में उन्होंने डाला है, मेरे ख्याल से अच्छा। आनी चाहिए। हाँ, आ जाएगी, कैनेडी भी आ जाएगी। चलिए बट इंतज़ार करते हैं आई एम कैनेडी। मोर एक्साइटेड अबाउट ब्लैक वॉरेंट एंड द सक्सेस ऑफ ब्लैक वॉरेंट। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल। एक नया अध्याय लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, नया अध्याय लिखा जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा काम है आपका और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मैं तो बहुत आपको और बहुत सारी फिल्मों में देखना चाहता हूँ, जैसे कैनेडी तो थैंक यू, मतलब थैंक यू, अनुराग थैंक यू। कश्यप मेरे बहुत पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक है। मुझे लग रहा है कैनेडी से वो फिर से हम लोगों ने कहा कि वो एकदम वैसे थोड़ा सा उनका काम थोड़ा सा फेड हुआ था, लेकिन कैनेडी से शायद वो फिर से वापस आएंगे। और आपका भी कैनेडी के बाद और अलग ही जलवा होगा, ब्लैक वारंट के बाद तो है ही। खूब। आप बहुत काइंड हो। आप बहुत आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बहुत काइंड हो। थैंक यू एंड आई लव यू फॉर ऑल दिस लव। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल।